तो एक क्वेश्चन 1 लास्ट जो चैप्टर शुरू किए थे प्रॉफिट लॉस प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन, उसमें क्वेश्चन 1 आज हम 2 क्वेश्चन करेंगे, फिर स्टार्टिमेट नेक्स्ट वीक में हम दे देंगे, ठीक है। अकाउंट्स का तो दे देंगे, अकाउंट्स और मैनेजमेंट अकाउंट्स ये दे देंगे। एक्चुअली वही बिजनेस रेगुलेशन जो था ना, अकाउंटिंग थ्योरी, उसमें कुछ स्टैंडर्ड एक्स्ट्रा ऐड किए, उसमें हमको टाइम लगेगा। एक्चुअली थ्योरी है ना, टाइपिंग करना होता है, बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। नहीं, इसका एक पार्ट हुआ और एक पार्ट, फिर नीचे जाओ, ये कंप्लीट हो जाएगा। फिर सेकंड पार्ट अदर इनकम, यहां से फिर एक ले लो। ये था क्वेश्चन 1। इसको भी ले लिए सेकंड पार्ट। ओके, तो देखो क्वेश्चन क्या दिए। एक्स लिमिटेड एक्वायर्ड ए बिजनेस ऑफ मिस्टर दास। मिस्टर दास का एक बिजनेस एक्वायर किया, कौन सा रेट में खरीदा बोलो तो 1425। द कंपनी वाज इनकॉर्पोरेटेड, इसके बाद कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गए कौन सा रेट में 31 अगस्त 25। तो बोलो तो प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड कितना दिन हो रहे हैं 14 से लेके 31 अगस्त 4 5 6 7 8 5 मंथ्स। अब फिर 1 सितंबर से 31 मार्च 26 से ईयर एंड हो गया पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड। तो टोटल प्री और पोस्ट पीरियड हमको टाइम के हिसाब से मिल गया, तो टाइम रेशियो तो यही से मिल जाएगा। नाउ एक्स लिमिटेड प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एट द एंड ऑफ द ईयर। द एक्वायरिंग कंपनी वो प्रोवाइड किया इंफॉर्मेशन। ग्रॉस प्रॉफिट है, कितना ग्रॉस प्रॉफिट दिए 4,80,000। तो क्या बोले थे ग्रॉस प्रॉफिट को किस बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूट करोगे बोलो तो सेल्स रेशियो से, प्री और पोस्ट में सेल्स रेशियो वाइज करो। नेक्स्ट एक्सपेंसेस इनकम, कुछ एक्सपेंसेस है, रेंट पे किए, रेंट जनरली फिक्स्ड होता है, फिक्स तो टाइम रेशियो, प्री पोस्ट में टाइम रेशियो वाइज करोगे। सैलरी ये भी तो फिक्स्ड होता है, टाइम रेशियो वाइज करोगे। कैरेज आउटवर्ड मतलब कैरेज फॉर सेल, कैरेज आउटवर्ड तो कैरेज फॉर सेल तो सेल्स रेशियो वाइज करोगे। नेक्स्ट डेप्रीसिएशन टाइम रेशियो से करोगे। बैड डेट्स रिटर्न ऑफ, बैड तो सेल्स का ही होता है तो सेल्स रेशियो से करोगे। एमडी रेमुनरेशन ना, डायरेक्टर एमडी पोस्ट में आएगा, डायरेक्टरशिप पोस्ट में होता है, कंपनी में होता है ना ये पोस्ट में। प्रोविजन फॉर टैक्स ये भी पोस्ट में आएगा, टैक्स कंपनी का होता है। इंटरेस्ट ऑन लोन तो देखना होगा लोन क्या पर्पस के लिए लिए थे। एक्चुअली जो बिजनेस को एक्वायर किए थे उनका ही लोन था, लायबिलिटी तो एक्वायर किया ना, तो टाइम रेशियो से हो जाएगा। लेकिन कंसिडरेशन पे करने के लिए तो पोस्ट में आएगा, कंसिडरेशन तो पे करोगे तो पोस्ट में आएगा ना, तो इसलिए इस पे डिपेंड करेगा क्या इंफॉर्मेशन है अकॉर्डिंग टू दैट। नेक्स्ट कुछ इनकम भी है, क्या इनकम था बैड डेट रिकवर्ड 1800 और ट्रांसफर फीस कितना था 1200। एक और इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट हाउ मच 3600। फिर इंफॉर्मेशन है द मंथली सेल्स आर इवनली थ्रू आउट द ईयर। कंपनी का मंथली सेल्स इवनली थ्रू आउट द ईयर मतलब क्या, मोर और लेस सेम है ईच एंड एवरी मंथ, सीजनल बिजनेस नहीं है। बट from post incorporation period it becomes double, पोस्ट पीरियड में ये डबल हो गया, मतलब मंथली जहां एक्स करके होता था सेल वहां 2x करके हो रहे मंथली सेल्स, ठीक है ना। ओके, ये था, इससे सेल्स रेशियो फाइंड करो। अगेन ए लोन ₹4 लाख वाज टेकन बाय कंपनी टू पे परचेज कंसिडरेशन, कंसिडरेशन पे करने के लिए थे एंड इंटरेस्ट पेएबल एट द रेट ऑफ कितना 12% पर एनम। अब एक प्रॉब्लम आ रही है सर, कंसिडरेशन कब पे किए थे ये नहीं बताए, एक्विजिशन डेट में या इनकॉर्पोरेशन डेट में, ये कुछ बताया नहीं। इसमें एक एजम्पशन हम लेंगे दैट इज इनकॉर्पोरेशन डेट। जनरली होता है ना इस सब एक्विजिशन में जिनको खरीदे उनको शेयर देते, उसको भी मालिक रखते ना। अगर शेयर दे रहे तो क्या होगा बोलो तो आफ्टर इनकॉर्पोरेशन तो शेयर इशू कर सकते हो। तो इसमें एक ये मान लेंगे कौन सा डेट में इसको पे किए थे इनकॉर्पोरेशन डेट में। अगर इनकॉर्पोरेशन डेट में पे किए तो ऑब्वियस बात है इंटरेस्ट और लोन पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में लिखोगे, कहां दिखाओगे बोलो पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड में। ओके, now find pre and post incorporation profit of company. You have to find pre profit and post incorporation profit. Yes, तो क्या करोगे स्टेटमेंट ऑफ पीएल करोगे ना। यस, स्टार्ट कर दो सॉल्यूशन।
অটো নিয়ে নাও, পরে লিখে নেবে। মানে এখন লিখে তো জায়গা ছেড়ে দাও একটা। মানে কোশ্চেন লেখার মতো জায়গাটা ছেড়ে দাও। হুম। কারণ কোশ্চেনের সঙ্গে অ্যান্সার থাকলে ভালো হয়। তুমি কোশ্চেনের সঙ্গে যদি অ্যান্সার থাকে তাহলে তোমার সুবিধা হবে। না হলে কোশ্চেন তোমার মোবাইলে থাকবে তো যেকোনো সময় ভ্যানিশ হয়ে যাবে। ওটা লিখে নেবে পরে। হুম। এখন লিখতে পারো কিন্তু ওই টাইম লাগবে না। ওকে, ইয়েস। Statement of profit and loss of X Limited for the year ended. Statement of profit and loss X Limited for the year ended 31st March 26. एक प्री पीरियड है, एक पोस्ट पीरियड, प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड, एक पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड। अगेन एक टोटल कॉलम भी कर लेते, जो टोटल एक्सपेंसेस एटसेट्रा गिवन वो एक बार टोटल भी कर लेते और एक बेसिस। पोस्ट प्री टोटल बेसिस। हाँ, आइटम्स या पर्टिकुलर्स basis of allocation, only basis लिखोगे नो इश्यूज। टोटल ये हो गया प्री पीरियड, ये आपका पोस्ट पीरियड। बेसिस ऑफ एलोकेशन टोटल, एक प्री पीरियड और एक पोस्ट पीरियड। फॉर्मेट हो गया। तो बोलो ग्रॉस प्रॉफिट लिखोगे ना? ग्रॉस प्रॉफिट बोलो किस बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूट करोगे? ग्रॉस प्रॉफिट को करोगे सेल्स रेशियो, है ना? बट सेल्स रेशियो तो नहीं पता, तो पहले सारा रेशियो फाइंड कर लेते, इसके बाद शुरू करेंगे। सेल्स रेशियो, टाइम रेशियो, सब कुछ फाइंड करोगे, नोट पे शो करोगे, नहीं तो आपको मार्क्स नहीं देंगे। हाँ, एक पेज में हो जाएगा, नीचे कर सकते, उतना भी नहीं लगेगा। नोट 1, टाइम रेशियो। फर्स्ट नोट इज टाइम रेशियो। आपको सारा डिटेल्स जहां भी कुछ कैलकुलेशन है वो नोट में डिटेल्स शो करोगे, ठीक है? तो इसमें लिखो, पहले डिटेल्स लिखो। प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड, प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड इक्वल टू, प्री इनकॉर्पोरेशन कब से शुरू हुआ था? 1 अप्रैल से 31 होगा, यस। तो 1/4/25 टू 31 अगस्त 25। बोलो कितना मंसूर है? 5 मंथ्स। एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड हो गया 1/9/25 टू 31 मार्च 26। तो ऑब्वियसली ये आएगा 7 मंथ्स। अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त 5 मंथ्स हो गया प्री, तो 7 मंथ्स आएगा ना पोस्ट। टाइम रेशियो ये हो गया आपका 5:7, ठीक है? सेकंड, अब फाइंड करेंगे सेल्स रेशियो। नोट 2, सेल्स रेशियो
सेकंड फाइंड करोगे सेल्स रेशियो। तो सेल्स के लिए इंफॉर्मेशन एक दिए थे कि सेल्स इवनली थ्रू आउट द ईयर हो रहा था ना, लेकिन पोस्ट में डबल हो गया। तो अगर मंथली सेल्स अप टू इनकॉर्पोरेशन एक्स मानते तो आफ्टर इनकॉर्पोरेशन क्या हो जाएगा 2x। लेट इसमें टाइमलाइन ड्रॉ नहीं कर रहे, ठीक है। लेट सेल्स पर मंथ अप टू इनकॉर्पोरेशन equal to rupees x. Therefore, sales per month after incorporation it should be rupees 2x। फिर डबल हो गया ना। तो बोलो तो प्री पीरियड कितना मंथ था 5 मंथ्स, उसमें x करके हो रहा था, और पोस्ट पीरियड 7 मंथ्स उसमें 2x करके हो रहा है। Therefore, sales ratio of pre and post incorporation period, बोलो कितना आएगा 5x is to 7 into 2x, मतलब 5x is to 14x, x कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू क्या हो रहा है 5 is to 14। सेल्स रेशियो इज 5 is to 14 और टाइम रेशियो क्या था बोलो तो 5 is to 7। ओके, समझ में आया? यस। अब हम लोग कर लेंगे, अब सारा रेशियो हम लोग को मिल गया, अब तो आराम से कर लो। बोलो क्लियर है इंफॉर्मेशन? बोलो किसी को डाउट है या समझ में आ गया? अगर किसी को डाउट है तो पूछोगे, ठीक है। अगर नहीं पूछोगे तो प्रॉब्लम आपका है, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स मतलब शर्माते हैं कि ठीक है सर के सामने पूछेंगे, सर कुछ बोल देंगे तो, अरे नहीं पैसा दे रहे हो आप पूछोगे। और हमको फेस से पता चल जाता है किसको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। बहुत दिन का एक्सपीरियंस है, एक बार नहीं बोलना चाहिए एक्सपीरियंस है, फिर भी हो जाता है क्योंकि इतना दिन पढ़ा रहे ना, और ऑफलाइन पढ़ाते थे तो इसमें ऑलवेज फेस मतलब कॉन्टैक्ट होता था, आई कॉन्टैक्ट होता था, एकदम आराम से समझ लेते थे किसको ठीक से समझ में आ रहा है, किसको समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन है बार बार हम उसी को करने जाएंगे तो फिर क्लास आगे नहीं बढ़ेगा, तो हम भी स्किप कर देते हैं। लेकिन हाँ कोई क्वेश्चन अराइज करेगा तो उसको हम कोशिश करेंगे कैसे भी समझाने का, इस वजह से नहीं हुआ था, दूसरा है दूसरे से नहीं हुआ, थर्ड वे डिफरेंट वे से हम कोशिश करेंगे। लेकिन अब पूछोगे तो बेनिफिट क्या होगा ना, थोड़ा सा शर्म नहीं करके पूछोगे तो जो इसी कैटेगरी में और भी बहुत सारे हैं जिन लोगों ने पूछ नहीं रहे थे उनको भी समझ में आ जाएगा। तो प्रॉब्लम होगा तो पूछते जाओगे। ओके, अब आ जाओ क्वेश्चन में। बोलो फर्स्ट ग्रॉस प्रॉफिट को किस रेशियो से डिस्ट्रीब्यूट करोगे? देखो 1 ग्रॉस प्रॉफिट, बोलो ग्रॉस प्रॉफिट टोटल कितना दिए थे? क्वेश्चन देखो ग्रॉस प्रॉफिट टोटल कितना दिया 4,80,000, तो इसीलिए टोटल कॉलम लिखे थे, टोटल में लिख लेते 4,80,000। ग्रॉस प्रॉफिट टोटल कितना 4,80,000। अब बोलो सेल्स रेशियो अभी फाइंड किया ना, ग्रॉस प्रॉफिट को किस रेशियो से डिस्ट्रीब्यूट करोगे? तो यहाँ ना बेसिस में लिख देना सेल्स रेशियो, और ये रेशियो कितना आया था 5:14, ठीक है ना। सेल्स रेशियो कितना है 5:14। अब 5:14 रेशियो वाइज ए टोटल सेल्स टोटल ग्रॉस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देना। तो ग्रॉस प्रॉफिट था 4,80,000 डिवाइड बाय 5:14 मतलब 19 हो रहे ना, डिवाइड बाय 19 इनटू 5। तो प्री पीरियड में आया 1,26,316 और 14 इसमें आ रहा 3,53,684। ओके, तो ग्रॉस प्रॉफिट सेल्स रेशियो वाइज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। क्लियर? नेक्स्ट, अब अदर इनकम दिखाओगे ना, सेकंड लिखो अदर इनकम। सेकंड लिखो अदर इनकम।
इसमें 3 इनकम दिए हैं। अदर इनकम में देखो 3 इनकम दिए हैं। एकदम इंफॉर्मेशन लास्ट थर्ड देखो। इसमें बैड डेट रिकवर्ड है, ट्रांसफर फीस है और इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है। तो बैड डेट रिकवर्ड अदर इनकम में ए बैड डेट्स रिकवर्ड अमाउंट कितना दिया बोलो तो 1800। तो अमाउंट कॉलम में लिख लेते 1800। बताओ इसको किधर कौन सा कॉलम में लिखोगे, किस रेशियो से करोगे? में आए बैड डेट्स प्री में आएगा, रिकवर्ड हो रहे हैं तो प्री में आएगा, क्योंकि अर्ली पीरियड का बैड अभी जो बैड है वो नेक्स्ट टाइम रिकवर हो सकता है। तो अर्ली जो बैड था वो तो कंपनी नहीं था ना, तो कहां लिखोगे बोलो प्री। तो यहां लिख दो प्री पीरियड, इनकम ऑफ प्री पीरियड। तो प्री कॉलम में लिख दो 1800। ओके, तो अभी बैड है नेक्स्ट ईयर रिकवर करेंगे तो बैड रिकवर कंपनी का माना जाएगा, ठीक है ना? यस। बी ट्रांसफर फीस, सेकेंड वर्ड इज ट्रांसफर फीस। अब बताओ ट्रांसफर फी कितना दिए थे? इट वॉज 1200। ट्रांसफर फी कितना है? 1200। तो 1200 टोटल है। अब बताओ ट्रांसफर फी क्या होता है? ये पोस्ट का कंपनी का ही, कंपनी को जो हाँ हाँ, बोलो। हाँ 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 हाँ, कंपनी मतलब कंपनी हम लोग शेयर होल्डर्स ना डेली डेली बेचते खरीदते रहे, तो नेम ट्रांसफर होता है ना, इसके लिए कुछ नॉमिनल फीस आते हैं, तो दैट इज इनकम ऑफ कंपनी। ऑब्वियसली ये पोस्ट पीरियड में लिखोगे, इनकम ऑफ पोस्ट पीरियड। तो पोस्ट पीरियड में शो कर दो कितना है बोलो 1200। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट और इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट दिए थे 3600। टोटल कितना दिया 3600 ना। क्वेश्चन अराइज हो रहे हैं इन्वेस्टमेंट कौन किए थे? कंपनी किए थे ऐसे तो बोले नहीं। तो ऑब्वियसली जो एक्वायर्ड किए थे बिजनेस उसमें इन्वेस्टमेंट था। कंपनी एक्वायर किए थे, क्या लिए थे? एसेट्स और लायबिलिटीज, तो उसमें इन्वेस्टमेंट भी था ना। तो इन्वेस्टमेंट को क्या करोगे? टाइम रेशियोइज करोगे। इंटरेस्ट तो पूरा ईयर का ही मिले ना, तो इसको क्या किस बेसिस पे करोगे? टाइम रेशियो। तो यहां लिख दो टाइम रेशियो। और टाइम रेशियो क्या फाइंड किए थे? 5:7। अच्छा, इंटरेस्ट जितना दिन इन्वेस्टमेंट होगा उतना दिन के तो इंटरेस्ट मिलेगा ना। तो इंटरेस्ट मिला 12 मंथ्स के लिए, इसमें से 5 मंथ्स प्री पीरियड का है और 7 मंथ्स पोस्ट पीरियड का है। ओके ओके। डाउटफुल डेट्स तो अभी एक्सपेंसेस हो जाएगा, डाउटफुल डेट्स एक्सपेंसेस हो जाएगा। बैड डेट रिकवर तो प्री पीरियड को, मतलब लास्ट ईयर जो बैड हुआ था वही तो रिकवर इस साल की है ना। ओनली बैड डेट्स तो एक्सपेंसेस है, वो टाइम सेल्स रेशियोइज करोगे, ठीक है? वो करंट ईयर का बैड सेल्स रेशियो, तो इसको रेशियोइज करो 1500 और 8000। सॉरी 8000 कैसे 2100, 1500 एंड 2100, ये सारा इनकम हो गया ना। इन सबको ऐड कर लो, ये हो जाएगा टोटल इनकम। थर्ड 1 + 2, ये ऐड करोगे टोटल इनकम आ जाएगा। फिर एक्सपेंसेस देखोगे, ऐड करते जाओ तो 4,80,000 प्लस 3 3 6 486,600, 486,600। पी पीरियड का कितना हो रहा है? 126 316 प्लस 3,300 3,300 इज 129,616 और पोस्ट पीरियड का भी ऐड करो तो 356,984। हम लोग को टोटल इनकम तो मिल गया। अब एक्सपेंसेस, सीरियल नंबर 4 एक्सपेंसेस। बट हाँ, कंपनी फाइनल अकाउंट किए थे ना कॉर्पोरेट अकाउंट्स में,
उसमें स्टेटमेंट ऑफ पीएल में एक्सपेंसेस में ना शेड्यूल 3 के हिसाब से करते थे। आता था रॉ मटेरियल कंज्यूम, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, फिर क्या आता था? परचेज ऑफ इन्वेंट्री, नेक्स्ट था चेंजेस इन इन्वेंट्री, फिर क्या था? एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंस, फिर क्या था? फिनांस कॉस्ट, फिर डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन एंड अदर एक्सपेंसेस। ग्रेजुअली एक्सपेंसेस आ जाता था, माइनस करते फिर प्रॉफिट बिफोर टैक्स, फिर टैक्स एक्सपेंसेस लेते थे, प्रोविजन फॉर टैक्स एक्सेट्रा, तो डेफर्ड टैक्स एडजस्ट करने के बाद प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, फिर ईपीएस फाइंड करते थे। हाँ, प्रॉफिट फ्रॉम कंटिन्यूइंग डिस्कंटिन्यूइंग, ये सब शेड्यूल 3 बताया, लेकिन इसमें हम लोग ये नहीं करेंगे। क्यों बोलो तो? हम लोग ये जो स्टेटमेंट कर रहे हैं और सिर्फ एलोकेशन के लिए, फाइनल अकाउंट ऐसे नहीं किया जाता है, ये सिर्फ एलोकेशन के लिए, प्री और पोस्ट। तो प्री पीरियड में तो कंपनी था ही नहीं, उसमें क्यों लगेगा शेड्यूल 3? लगेगा ही नहीं। फिर भी हम लोग एक्सपेंसेस पहले इनकम लिख लिए, बाद में एक्सपेंसेस जो भी दिया है सीरियली लिखते जाओ, समझ में ना? तो एक्सपेंसेस में बोलो क्या क्या दिए एक्सपेंसेस? एक्सपेंसेस क्या क्या दिए थे? रेंट है ना, बोलो रेंट दिए ना, तो फर्स्ट वन इज रेंट, इसमें मॉल है। रेंट टोटल कितना दिए? 60,000। तो रेंट के लिए क्या बेसिस आएगा बोलो? टाइम रेशियो। रेंट इट शुड बी टाइम रेशियो, और टाइम रेशियो क्या था? 5:7, 25,000 और 35,000, 25 एंड 35। ओके, नेक्स्ट सेकंड, प्रोबेबली सैलरीज दिए थे। रेंट के बाद यस, सैलरी है 1,20,000, सैलरीज है 1,20,000। सैलरी भी तो क्या होता है? फिक्स्ड होता है ना, तो इसमें भी बोलो क्या रेशियो फॉलो करोगे? बोलो बोलो क्या रेशियो फॉलो करोगे? टाइम रेशियो। सैलरी भी क्या आएगा? डू। डू मतलब क्या होता है? जो ऊपर रेशियो ले ना उसी को फॉलो कर, तो डू लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, मतलब सेम रेशियो फॉलो। तो रेशियो क्या? 5:7, तो 50 एंड 70। कहीं पे रेशियो चेंज हो रहे हैं तो उसमें फिर लिख लेना, फिर सेम रेशियो आगे कंटिन्यू हो रहे, फिर डू 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 लिखते जाओ। ओके, यस, नेक्स्ट थर्ड। फिर थर्ड क्या था बोलो तो? थर्ड दिया आपको कैरेज आउटवर्ड। कैरेज आउटवर्ड मतलब कैरेज फॉर सेल, कैरेज आउटवर्ड इट वाज 48,000। कैरेज आउटवर्ड कितना दिए? यस, 48,000। अब बताओ इसमें क्या रेशियो फॉलो करोगे? सेल्स रेशियो, और सेल्स रेशियो फाइंड किए थे 5:14। सेल्स रेशियो क्या फाइंड किए थे? 5:14। 4,48,000 डिवाइड बाय 19 इंटू 5, तो हो रहा है 12,632, 12,632 और 35,368। ठीक है, 35,368। ओके, 12,632 और 35,368। नेक्स्ट पॉइंट डी, नेक्स्ट एक्सपेंसेस। फिर आपका है डेप्रीसिएशन, ठीक है ना? क्या दिया बोलो? डेप्रीसिएशन। तो डेप्रीसिएशन तो टाइम रेशियो वाइज करोगे। डेप्रीसिएशन है कितना? 72,000, तो राइट डाउन डेप्रीसिएशन। टोटल ए है 72,000, और इसमें फॉलो करोगे टाइम रेशियो, और टाइम रेशियो 5:7। 72,000 डिवाइड बाय 12, 5, तो 30,000 and 42,000, 30,000 and 42,000। Okay, next after depreciation है bad debts written of 4,000, bad debts written of
टोटल 4,000 बैड राइट ऑफ किए, ठीक है। तो बोलो इसको किस रेशियो से करोगे? सेल्स रेशियो। बैड जो बेचे थे वही तो सेल्स हुआ ना, तो सेल्स रेशियो एक्चुअली होना चाहिए डेटर्स रेशियो, लेकिन हम लोग कभी भी देखोगे सेल्स कितना क्रेडिट कितना कैश नहीं देते, टोटल क्रेडिट मान के चलते। तो इसमें क्या फॉलो करोगे? सेल्स। सर अगर क्रेडिट सेल दिखेगा तो क्रेडिट हाँ ऑब्वियसली डेटर्स तो क्रेडिट सेल से ही आता है ना, सेल्स रेशियो। कितना बढ़ेगा? 4,000। और सेल्स रेशियो क्या था? 5:14, ठीक है। क्रेडिट सेल दिखेगा। 1053 और 2947, 10532947 इस टू 14 सेल्स रेशियो है ना, ओके। नो, टैक्स कंपनी के लिए है, पहले सोल प्रोप्राइटर था उसमें टैक्स एक्सपेंसेस होता नहीं, पोस्ट पीरियड में आएगा टैक्स, पोस्ट पीरियड। हाँ ठीक है। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, ये सब पोस्ट पीरियड, डिबेंचर सिर्फ कंपनी इशू करती है। देखोगे वो फॉर्मेट देखोगे, लास्ट डे फॉर्मेट नहीं देखे ना, लास्ट डे आप क्लास नहीं किए थे, लास्ट कॉर्पोरेट अकाउंट्स क्लास किए थे, ओके। तो इसका प्रैक्टिकल शुरू किए, अब थोड़ा लेट है, हम एक्चुअली क्वेश्चन इसी में लिखे बाद में कर दोगे, ठीक है। कंपनी सेपरेट लीगल एंटिटी, कंपनी को टैक्स देना होता है, लेकिन जब सोल प्रोप्राइटर है उनको बिजनेस प्रोफेशन इनकम पे नहीं, उनको 5 हेड्स ऑफ इनकम, उसमें से एटीसी एटीडी एटसेट्रा डिडक्शन माइनस किया जाता है, फिर जो नेट अमाउंट उस पर टैक्स दिया जाता है। तो ये तो पर्सनल हो गया ना, तो प्रोप्राइटरी बिजनेस में टैक्स पर्सनल एक्सपेंसेस होता है, बिजनेस का नहीं। वो पर्सनल हो गया, ठीक है ना। लेकिन कॉर्पोरेट हो गया तो कॉर्पोरेट टैक्स कंपनी के लिए सेपरेट, तो लायबिलिटी हो जाता है। नेक्स्ट एफ, और क्या दिए थे बोलो? बैड डेट्स के बाद क्या दिए थे? यस बोलो। एमडी रेमुनरेशन पोस्ट में आएगा, एमडी रेमुनरेशन, ये ओनली पोस्ट पीरियड। और एमडी रेमुनरेशन कितना दिए थे? एमडी रेमुनरेशन कितना दिए थे? 84,000। एमडी रेमुनरेशन इज 84,000, तो पोस्ट पीरियड में लिख दो 84,000। बोलो और क्या है? प्रोविजन फॉर टैक्स 90,000, और ये भी पोस्ट पीरियड डू, पोस्ट पीरियड कंटिन्यू तो डू, ठीक है। अब ये भी पोस्ट में लिख दो। और कोई एक्सपेंसेस है? नो, ऐड करो। कंटिन्यू हो रहे तो डू लिख लो, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन लोन भी तो था ना, ओहो यस यस यस, इंटरेस्ट ऑन लोन भी था। एक और था इंटरेस्ट ऑन लोन, कितना दिए थे? 20,000। यहाँ एक प्रॉब्लम है, यहाँ क्वेश्चन, इंटरेस्ट ऑन लोन, एक्चुअली लोन टेकन डेट, इसमें अगर कुछ एजम्पशन लेंगे ना कुछ चेंज हो सकता है। यहाँ बोलो तो कितना दिए थे इंटरेस्ट ऑन लोन, इसमें बोलो इंटरेस्ट ऑन लोन कितना दिए थे? 20,000 20,000 20,000, एक बार ठीक से देख लेना, 20,000 है। अब आ जाते हैं इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे आ जाओ, सेकंड इंफॉर्मेशन एडिशनल बी। लोन लिए थे, कितना लोन लिए थे? 4 लाख, टेकन बाय कंपनी टू पे कंसिडरेशन, कंसिडरेशन पे करने के लिए कंपनी लोन लिए थे, तो इनकॉर्पोरेशन के बाद है ना, एजम्पशन कर ले इनकॉर्पोरेशन डेट में ही पे किए, तो इनकॉर्पोरेशन डेट बोलो क्या था? इनकॉर्पोरेशन डेट क्या था? 19, मतलब 31 अगस्त था, तो 19 ले सकते ना, उस दिन अगर लोन लिए तो 19 से इंटरेस्ट पे करेंगे, 19 से इंटरेस्ट पे करोगे, कब तक पे करोगे? 31 मार्च तक, तो इसमें कितना मंथ्स हो रहा था? 7 मंथ्स। तो कैलकुलेशन करो तो 4 लाख पे 12%, 7/12 28,000 होता है,
अगर लोन लिए इनकॉर्पोरेशन डेट में तो उसमें तो टोटल इंटरेस्ट कितना होता है 28,000, लेकिन इंटरेस्ट कितना दिखा रहे थे 20,000, तो मतलब 8,000 अभी भी आउटस्टैंडिंग है। 8,000 आउटस्टैंडिंग होगा ना, नहीं तो कम कैसे हो गया। तो इसमें ना आपको दो एग्जाम्स ऐसा जब मैंने बहुत सारे इस तरह मिस्टेक मतलब कुछ हिडन रहता है, तो आपको एजम्पशन लेके करना पड़ेगा। यहाँ दो चीज मिसिंग है। पेमेंट डेट क्या था, ये भी तो मिसिंग है। अरे कंसिडरेशन पेमेंट डेट क्या था, वो भी तो मिसिंग है। अगर कंसिडरेशन पेमेंट डेट दे देता तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होता, और कौन सा डेट में पे किया तो उसके हिसाब से कर लेते। लेकिन इसमें कंसिडरेशन पेमेंट डेट नहीं दिए, तो मान सकते हैं हम लोग पेमेंट डेट से इंटरेस्ट जो पे किए वही एक्चुअल एक्सपेंसेस है। और अगर मान लेंगे इनकॉर्पोरेशन डेट में पे किए तो 4,000 8,000 आउटस्टैंडिंग हो जाएगा, तो टोटल कितना दिखाना होगा 28,000। और 28 को कहाँ दिखाओगे, पोस्ट में। लोन तो लिए थे कंपनी, इधर आ जाएगा बोलो पोस्ट में। तो पोस्ट में कितना दिखा है 20 दिखा है या 28 दिखा है, तो ये टोटली आपका एजम्पशन होगा ना। तो अगर एजम्पशन करेंगे कि इनकॉर्पोरेशन डेट में पे किए तो इस केस में 8,000 आउटस्टैंडिंग हो जाएगा। और एजम्पशन करेंगे 2 महीना डिले किए थे, मतलब पेमेंट कब किए 2 महीना और डिले किए, तो 2 मंथ्स डिले हो गया, तो पोस्ट पीरियड कितना, पोस्ट इंटरेस्ट कितना दिन का पे करेंगे 5 मंथ्स। कितना मंथ्स का पे करोगे 5 मंथ्स। एक बार कैलकुलेशन करो तो 4 लाख पे 12% 5 मंथ्स का करो 20,000 ही होता है ना। तो आपका एजम्पशन पे आंसर चेंज हो जाएगा। ये सारा कुछ कंफ्यूजन जहां है आपको क्लियर कर देना है। बोलो क्या क्लियर करोगे, क्या क्लियर करोगे, एजम्पशन क्या लोगे, मतलब परचेज कंसिडरेशन पेमेंट डेट का एजम्पशन एक लेना होगा, और उसके हिसाब से आंसर आएगा ना। तो नोट लिखो, लिखो नोट, नोट नंबर 3। नोट 3, assume पीसी मतलब परचेज कंसिडरेशन पेड बाय कंपनी on incorporation date, therefore interest payable on loan equal to 4 lakh into 12% into 7/12 is 28,000। इंटरेस्ट पेबल ऑन लोन कितना हो जाएगा 28,000। ओके, तो इसमें से कितना आउटस्टैंडिंग हो गया बोलो तो 8,000 आउटस्टैंडिंग, तो दिखाओगे कितना, एक्सपेंसेस में तो 28 ही दिखाओगे, और बैलेंस शीट में 8,000 आउटस्टैंडिंग दिखाओगे। हम लोग बैलेंस शीट नहीं कर रहे, तो कितना दिखाओगे बोलो 28,000। तो यहाँ मेंशन कर लेना इंक्लूडिंग आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 8,000। क्लियर है। या इंटरेस्ट ऑन लोन इंक्लूडिंग आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 8,000, तो टोटल इट शुड बी 28,000। और इसको भी कहां दिखाओगे, पोस्ट कंपनी लोन लिए थे ना, तो ये भी पोस्ट पीरियड में है। टोटल कितना दिखाओगे 28,000। कंप्लीट हो गया। अब टोटल एक्सपेंसेस ऐड करो, टोटल एक्सपेंसेस। अब इनकम माइनस एक्सपेंसेस, डेट गिवन रहता और मान लीजिए एक मई को होता है, हाँ तो फिर मई से लेके करेंगे तो मई से अगस्त तक फ्री हो जाएगा, रिमेनिंग पोस्ट हो जाएगा। वो टाइम बेसिस पे क्या और टाइम रेशियो फ्रॉम लोन टेकन डेट टू टोटल पीरियड है ना। इस बीच में ये भी दे सकते हैं, लोन लिए थे बीच में लोन रीपे भी कर दिए, तो लोन टेकन डेट से लेके लोन रीपेमेंट डेट तक उस पे क्या टाइम रेशियो बन रहा है। लॉजिक आपका क्लियर होना चाहिए तो सब हो जाएगा।
आप कहाँ तक किए थे? 10 10 10 बोलो तो टोटल कितना आ रहा है, एक बार बोलो। प्री पीरियड का टोटल एक्सपेंसेस कितना है? प्री पीरियड में टोटल एक्सपेंसेस कितना है बोलो। टोटल एक्सपेंसेस 5,06,000 है। टोटल एक्सपेंसेस 5,06,000 है। और प्री पीरियड का कितना है? 118,685। और पोस्ट पीरियड का 387,315। पोस्ट पीरियड में तो लॉस आ गया। 30,331 नेगेटिव है। और प्री पीरियड में प्रॉफिट आ रहा है 129,616 माइनस 118,685। It comes to 10,931। तो प्री पीरियड में प्रॉफिट है और पोस्ट पीरियड में लॉस है। ऐसे टोटल लॉस ही है। टोटल देखोगे लॉस है, क्योंकि टोटल इनकम कितना आया था? 4,86,600 माइनस 5,06,000। तो टोटल लॉस है 19 ब्रैकेट 19,400। टोटल लॉस 19,400, बट प्री में प्रॉफिट था और पोस्ट में लॉस हो गया। ओके थोड़ा सा हेजीनेस है ना। हाँ हेजीनेस है। बोला ना नेटवर्क इशू बार बार होता रहता है, क्यों पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो रहा है। हो गया बोलो। हम्म।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 2. एक में लेना से अच्छा एक कर देते इसको, 2 बार में लेना, नहीं तो बहुत हेजी. अरे हम आके पहले 2 क्वेश्चन लिखे एक्चुअली. हम लिमिटेड था। हाँ, एक्चुअली हम क्या ना घर में प्रॉब्लम क्या, अभी वर्ल्ड कप चल रहा है ना, तो कल आ गया अपना तो कोई बात नहीं, मन खराब हो हमको कहीं कहीं से खराब नहीं होता है. मेरा तो अर्जेंटीना फेवरेट है, ठीक है. गया। और कोई भी टीम हो जाए हमको उतना नहीं लगेगा, बस अर्जेंटीना होने से थोड़ा लगेगा. इंग्लैंड है सर। और माराडोना के टाइम से सपोर्टर है 1986 से, ठीक है. उस टाइम मेरा यंग एज था, तो उस टाइम से सपोर्टर है. माराडोना क्या थे, आज के 8.5 अच्छे. यार बाद में मेसी आया, तो मेसी आया तो फिर मतलब कंटिन्यू सपोर्ट रह गया. ओके, क्वेश्चन नंबर 2. देखो इसको एक बार एक कर लो. पहले ऊपर का इंफॉर्मेशन पिक कर लिए, नीचे का करो. अब अदर इंफॉर्मेशन में थोड़ा सा और. अभी जो क्वेश्चन 2 है ना, एकदम सिमिलर क्वेश्चन रिसेंटली आया हुआ है. मतलब लास्ट जो सीबीसीएस में था, ये चैप्टर भी था. तो हाँ, तो एकदम सिमिलर क्वेश्चन ये आया था सीबीसीएस में लास्ट जो था. द अमाउंट डिफरेंट, हम तो अभी एग्जाम हम तो अपने मन से किए ना. हाँ हाँ, सब मिला के था. अभी उसमें और ज्यादा था. जो होल्डिंग कंपनी सीखोगे ना, वो भी था. इवन इसमें जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बता ना, कैश फ्लो, फंड फ्लो, आगे एक चैप्टर है हम लोग का फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, उसमें भी वो सब चैप्टर भी था. उसमें ह्यूज भाग सिलेबस था, और इसीलिए मैक्सिमम सप्ली आता था कॉर्पोरेट में. ओके, इसको क्लिक कर लिए, सब कर लिए, तो ओके. तो देखो, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, क्वेश्चन पढ़ो आप, क्वेश्चन पढ़ो. The following information of Jet Limited for the year ended March 26. नेट प्रॉफिट दे दिए. लास्ट क्वेश्चन में ग्रॉस प्रॉफिट दिए थे, अब इसमें क्या दिए, नेट प्रॉफिट दे दिए. एक्सपेंसेस चार्ज, इस नेट प्रॉफिट में एक्सपेंसेस चार्ज कर दिए थे. ये सब माइनस हो गई तो नेट प्रॉफिट आया था. तो नेट सारा एक्सपेंसेस जोड़ लोगे तो ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है. नेट प्रॉफिट दे दिया तो सारा एक्सपेंसेस जोड़ लोगे, और इनकम कुछ दिए तो माइनस कर दोगे, तो ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा ना. यस. एक्सपेंसेस चार्ज, क्या क्या एक्सपेंसेस चार्ज किए, सैलरी पे किए, रेंट पे किए, सेलिंग कमीशन, इंश्योरेंस. अगर एक्सपेंसेस से ऐड करोगे, इनकम है तो लेस करोगे. इसमें इनकम कुछ नहीं दी है. ओके, ऐड करते जाओ, क्या मिलेगा आपको, बोलो, ग्रॉस प्रॉफिट मिल जाएगा. यस. फिर सेलिंग कमीशन है, इंश्योरेंस है, डिस्काउंट अलाउड, रिपेयर्स मेंटेनेंस, इंटरेस्ट पेड टू वेंडर 6,000 अप टू 110.25. वेंडर को जो कंसिडरेशन पे किए वो 110.25 पे किए, उस दिन तक इंटरेस्ट भी पे किए. कितना इंटरेस्ट पे किए, 6,000. ऑडिट फीस पे किए. एमडी रेमुनरेशन 36. इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर 12,000. इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल 10,000. ये था. कुछ इनकम नहीं दिए, सारा एक्सपेंसेस दिए ना. अब बोल रहे हैं अदर इंफॉर्मेशन. सेल्स फॉर द ईयर 12 लाख. पूरा ईयर का सेल्स कितना दिए, 12 लाख. इसमें से सेल्स अप टू 1 जनवरी 26 कितना था, 6 लाख. रेंट पर मंथ पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड इंक्रीज बाय 1,000 रुपीज. मंथली रेंट पोस्ट पीरियड में इंक्रीज हो गया मंथली कितना, 1,000 रुपीज से. जेट लिमिटेड एक्वायर्ड बिजनेस ऑफ ए पार्टनरशिप, एक पार्टनरशिप को एक्वायर किए. कब एक्वायर किए थे, 1/4/25, बट इनकॉर्पोरेटेड ऑन 1/8
25, तो 1/4 से 1/8 बोलो तो कितना मंथ्स हो रहे प्री? 4 5 6 7, हाँ 4 5 6 7 1/8 है, 31 अगस्त नहीं है, 4 मंथ्स हो रहे हैं। कितना हो रहा है बोलो? 4 मंथ्स। तो पोस्ट इनकॉर्पोरेशन कितना हो जाएगा? 8 मंथ्स। ओके, टाइम रेशियो यहां से मिल गया। और एक पार्टनरशिप को खरीदे थे, इसके बाद इनकॉर्पोरेट हो गया। फाइंड प्री एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट। ओके, क्या फाइंड करना? प्री एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट। समझ में आया क्वेश्चन? एकदम ऐसा ही क्वेश्चन आया था। सर कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा पोस्ट में? टाइम रेशियो वाइज करेंगे। ऑडिट तो कंपनीज और एक स्पेसिफिक ऑडिट देता तो कंपनी मान लेते, बोले थे टैक्स ऑडिट तो होता है, फार्म में भी तो टैक्स ऑडिट होता है। बट यहाँ पे तो कोई ऑडिट कुछ नहीं बोले थे आप लोग, टाइम रेशियो वाइज कर लेंगे। ठीक है, स्पेसिफिक ऑडिट मेंशन कर देगा तो फिर अब पोस्ट में करोगे कंपनी का। ओके, सॉल्यूशन। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस of Z Limited for the year ended 31st March 26. Statement of profit and loss for the year ended March 26. Pre-post total basis. Pre-post total and basis. तो सबसे पहले सारा नोट करोगे, एक तो टाइम रेशियो, फिर सेल्स रेशियो, इसके बाद और क्या चाहिए? कुछ और रेशियो चाहिए, लिखो नीचे नोट। हाँ, इसमें बहुत कुछ चाहिए। हाँ, सॉल्यूशन एक पेज में हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन में कितना स्पेस लगा था, उतना ही लगेगा। नोट 1, फर्स्ट नोट। क्या फाइंड करोगे बोलो? टाइम रेशियो। देखो टाइम रेशियो, प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड 1/4/25 to 1st August 31st July 25, 4 months। 1st August से इनकॉर्पोरेट हो गया तो जुलाई एंड तक लिए। पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड 1/8/25 to March 26, 8 months। Therefore, time ratio is 4:8 equal to 1:2। तो एक तो टाइम रेशियो फाइंड कर लिया। सेकेंड नोट, सेल्स रेशियो। सेकेंड नोट, सेल्स रेशियो। Sales for the year
12 लाख। टोटल सेल्स कितना दिए थे बोलो? 12 लाख। तो नोट 2 में आ जाओ। यहाँ नोट नंबर ए, सॉरी, एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। सेल्स फॉर द ईयर, टोटल ईयर का सेल्स कितना दिए? 12 लाख। बट इसमें बोल रहे थे सेल्स अप टू 1 जनवरी 26 कितना है? 6 लाख। तो जनवरी के बाद 3 मंथ्स में ही तो रिमेनिंग 6 लाख बेचे। इससे पहले 9 मंथ्स में कितना बेचे? 6 लाख बेचे। और इसके नेक्स्ट 3 मंथ्स में कितना बेचे? 6 लाख बेचे। तो लिख लेते हैं सेल्स टोटल कितना? 12 लाख लेस सेल्स अप टू 1/1/2026 6 lakh sells after 1/1/2026 ये भी 6 लाख। ठीक है। नाउ therefore sells for pre-incorporation period कितना मंथ्स था बोलो तो? 4 मंथ्स। प्री पीरियड कितना मंथ्स था? 4 मंथ्स। तो बताओ ये जो 6 लाख बेचे थे, कौन सा 6 लाख? ये अप टू 1/1/26 ये कितना मंथ्स के लिए बेचे थे? अरे नहीं, आफ्टर नहीं, हम अप टू बोल रहे हैं। ये जो 6 लाख बेचे ये 9 मंथ्स के लिए बेचे थे, तो हम लोग को तो 4 महीने के लिए चाहिए। मतलब 1 जनवरी तक जो सेल्स था 6 लाख, वो 1/4 से लेके 1 जनवरी तक, मतलब 9 मंथ्स के लिए था। 9 मंथ्स में अगर 6 लाख था तो 4 मंथ्स में कितना आएगा? प्री तो 4 मंथ्स है ना। ओहो, पूरा मंथ हम कर देते, पूरा ईयर कर देते। देखो मैंने एक बिजनेस खरीदे थे 1/4/25 को, ठीक है, और ईयर एंड हो गया 31 मार्च 26 को। इनकॉर्पोरेशन डेट क्या था? 1/8/25 ये था इनकॉर्पोरेशन डेट। तो बोलो ये प्री पीरियड हो गया ना, और ये क्या हो गया? पोस्ट पीरियड। समझ में आया? समझ में आया? तो नाउ अब ये 1 जनवरी 1/1/26 इस दिन से पहले टोटल सेल इधर कितना किए थे? 6 लाख। इस दिन के बाद इधर कितना सेल किए थे? 6 लाख। पूरा ईयर का सेल कितना था? 12 लाख। समझ में आ रहा है? ओके बोलो। अब बोलो ये पूरा इस पीरियड का सेल्स, कौन सा पीरियड का? ये जो पीरियड, ये पीरियड का सेल्स कितना है? 6 लाख। तो 6 लाख यहां काउंट करो तो कितना मंथ्स हो रहा था? इस दिन से लेके इस दिन तक कितना मंथ्स हो रहे बोलो? 9 मंथ। श्योर है? तो ओके, तो ये जो 6 लाख 9 मंथ्स के लिए बेचे, डिवाइड बाय 9 मंथली सेल्स हो गया। 6 लाख बाय 9 कितना? मंथली सेल्स हो गया। अब हम लोग को प्री पीरियड चाहिए, मतलब सिर्फ ये पीरियड चाहिए, तो कितना मंथ्स हो रहे? 4 मंथ्स। तो इंटू 4 करोगे क्या मिलेगा आपको? सेल्स फॉर प्री पीरियड आ जाएगा ना। तो फाइंड करो कितना आ रहा है बोलो। 6 लाख डिवाइड बाय 9 इंटू कितना? इंटू करोगे 4, इट शुड बी 2,66,000। ये हो गया 2,66,667। तो प्री पीरियड का सेल्स कितना है बोलो? 2,66,667। इसको ना जब माइंड में थे ना, उस टाइम सोचे थे 8 मंथ से, 9 मंथ्स की जगह 8 मंथ्स हो गया था। और टाइम जो दिए थे ना, क्वेश्चन जब बना रहे थे 8 सोच के बना रहे थे, लेकिन यहाँ 9 हो गए, इसीलिए प्रॉब्लम हो रही। खैर कोई बात नहीं, एक्शन आएगा। एग्जाम में भी आ गया तो क्या करोगे? एग्जामिनर भी ऐसे ही क्वेश्चन बनाते हैं, और बाई चांस। तो अब बोलो टोटल, एक काम करो, इस पीरियड का सेल्स मिल गया 266,667 मिल गया ना। अब ये 6 लाख में से इसको माइनस करो तो ये पीरियड का सेल्स आ जाएगा। टोटल 6 लाख में से इसको माइनस कर दो, पीरियड का सेल्स आ जाएगा ना। कितना रहा बोलो? ये हो रहा है आपका तो 3,33,333, और इधर भी तो 6 लाख था। मत 12 लाख से ही दो और हाँ, टोटल 12 लाख से भी माइनस कर दोगे, वो भी हो जाएगा, या ये दोनों जोड़ लोगे, ये भी हो जाएगा। कैसे भी करो।
टोटल 12 लाख से प्री पीरियड का ये मिल गया ना, माइनस कर दो ना, पोस्ट पीरियड सेल्स हो जाएगा। therefore sales of pre period is 266,667 and sales of post period 9,33,333। therefore sales ratio, अब यहाँ प्रॉब्लम है, फ्रैक्शन आ रहा है ना, एक काम करो ना, 933 को डिवाइड कर दो इससे, 1:933 333 डिवाइड बाई रेशियो थोड़ा ये 266 666 3.5 3.5 1:3.5। तो सेल्स रेशियो फाइंड हो गया। क्या रेशियो आपका? 1:3.5। अरे प्री पीरियड सेल है, पोस्ट पीरियड सेल्स, ठीक है ना। इसको इतना से डिवाइड कर दिए तो 1 हो गया, 266 667 933 333, इसको बेस मान लिए तो इसको इतना से 266 667 से डिवाइड किए, 266 667 से डिवाइड किए, 1 आ गया और वो रेशियो आ गया, ठीक है। क्योंकि फ्रैक्शन ऐसे कैंसिल क्या हो रहा है पता नहीं चल रहा है ना, तो मिनिमम को बेस लिए उसको डिवाइड कर दिया दोनों तरफ तो रेशियो फाइंड हो गया। क्या रेशियो है बोलो? 1:3.5। तो सेल्स रेशियो भी फाइंड कर ली, ओके। यही कैलकुलेशन ही तो मेन होता है। डिफरेंट वे से सेल, एक बार क्वेश्चन पूछा था सिर्फ सेल्स रेशियो फाइंड करो, 4 अलग अलग ऑप्शन दे दिए, ABCD 4 अलग अलग इनकॉर्पोरेशन डेट सेल्स का डिफरेंट वे से बता दिए, तो फाइंड करो सेल्स रेशियो, सिर्फ ये पूछा गया था। कैलकुलेशन यहीं पे होता है मेन प्रॉब्लम, अदरवाइज तो सब बोले हो गया। कुछ और फाइंड करेंगे, और क्या फाइंड करेंगे? नोट 2 हो गया ना, अरे बोलो नोट 2 हो गया। अरे डिवाइड कर दिए 1 आ गया, ये 3.5 आ गया, ठीक है ना। कहीं पे काट नहीं रहना, जो मिनिमम उसको बेस लेके डिवाइड कर दो दोनों तरफ, एक तो 1 हो जाएगा दूसरे का रेशियो आ जाएगा। फ्रैक्शन आ रहा है तो 2-3 डेसिमल तक लिख लेना, ठीक है। अब तो स्टार्ट कर दो, आगे कुछ और नोट बनेगा, आगे कुछ नोट बनेगा, अब स्टार्ट करो। सॉरी, एक नोट और करो तभी करोगे। जीपी तो नहीं दिए थे इसमें, तो एनपी दे दिए थे, तो सारा एक्सपेंसेस जोड़ के जीपी फाइंड कर सेपरेटली नोट में दिखाओगे। बोला ना यहाँ का प्रोफेसर लोग काटने के लिए जो कॉपी चेक करेंगे ना, वो एक एक नोट नहीं है तो काटेंगे, नोट शो नहीं करोगे काटेंगे, और सोचेंगे श्योर किसी ना किसी को देख के कॉपी की है। कहाँ से आया आपका? एग्जामिनर को कैसे समझ में आएगा आप किए थे? हो सकता है आप चोरी कॉपी करके वो नोट दिए थे, फिर भी वो नोट आपका देख लिया ना तो मान लेंगे, ठीक है। एक ही क्वेश्चन सॉल्व किए, एक को ज्यादा मार्क्स मिला, एक ही क्वेश्चन को, सेम क्वेश्चन को दूसरे को मार्क्स मिला, आंसर सबका करेक्ट है। क्यों मिलता है? जितना आपका वर्किंग स्टिक रहेगा उतना ही आपको मार्क्स मिलेगा। ओके, शुरू करो, आप शुरू करो। ग्रॉस प्रॉफिट यहां लिख लेते, सेल्स रेशियो 1:3.5 है ना। बट प्रॉब्लम 1:3.5 को एक चीज और कर सकते, 2:7 कर सकते ना, तो फ्रैक्शन इग्नोर हो जाएगा। इसको 2:7 कर लोगे तो फ्रैक्शन इग्नोर हो जाएगा, कर सकते हो ना। 1:3.5 लिखो, या और ये भी लिख सकते हो, और इट शुड बी 2:7, डबल कर दिए, 2 से इंटू कर लिया तो फ्रैक्शन इग्नोर हो गया, ठीक है। ओके, यस, बट यहाँ एक चीज और, ग्रॉस प्रॉफिट भी तो चाहिए ना, बोलो। ग्रॉस प्रॉफिट भी चाहिए, तो एक और नोट करेंगे, नोट 3।
2:7 और यहां लिख देना फिर नोट नंबर 3। नोट नंबर 3 कैलकुलेशन करना है ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट फॉर द ईयर 31st March 26। नेट प्रॉफिट, क्वेश्चन में आपको नेट प्रॉफिट दिए थे इसीलिए ग्रॉस प्रॉफिट आपको लेके आना पड़ेगा। तो कैसे करोगे, सारा एक्सपेंसेस माइनस होके आया था, नेट प्रॉफिट ऐड बैक कर लोगे। इनकम रहेगा तो उसको भी यही करेंगे। हाँ वो भी माइनस कर दोगे, इनकम इंक्लूड था तो माइनस करोगे, एक्सपेंसेस माइनस हो गया था तो ऐड बैक करोगे, बस यही करना है। तो नेट प्रॉफिट बोलो क्वेश्चन में कितना दिए थे, 2,40,000 दिए थे ना, नेट प्रॉफिट दिए थे 2,40,000। ऐड एक्सपेंसेस चार्ज, एक्सपेंसेस चार्ज, ठीक है। तो क्या क्या एक्सपेंसेस चार्ज किए थे, यहां से देखो। सैलरी कितना चार्ज किए, 84,000। रेंट कितना चार्ज किए, 68,000। सैलरी 84,000, रेंट 68,000। नेक्स्ट, एक मिनट हम एक बार इसको कॉपी कर लेते हैं, बार बार ऊपर नीचे करना होता है ना। यस, रेंट 68,000, सेलिंग कमीशन सेलिंग कमीशन 6,000। फिर आपका इंश्योरेंस, इंश्योरेंस है 7,200। देन डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड 4,500। repairs repairs and maintenance 12,000। interest to vendor, interest to vendor 6,000। audit fees, audit fees फेंकिए 8,400। MD remuneration, insurance, yes, MD remuneration 36,000। interest on debentures, interest on debentures 12,000। interest on partners capital, interest on partners capital 10,000। यस, ये था आपका सारा एक्सपेंसेस, ऐड कर दो। हाँ हाँ, उसका अभी नहीं है, तो इंटरेस्ट को जब एलोकेट करेंगे देखेंगे, उसमें टाइम रेशियो कुछ और आएगा, अप टू पेमेंट डेट टाइम रेशियो देखेंगे, ठीक है ना। इसीलिए बोलते हैं उसके लिए फिर कैलकुलेशन है, फिर रेंट के लिए फिर कैलकुलेशन है, नोट बनेगा। इसलिए नोट बहुत सारा इसमें बनेगा, नोट बनाओगे एक एक नोट पे वो ठीक से देखता है नोट। अरे अरे, इन सबको ऐड करके बोलो कितना आ रहे हैं, इन सबको ऐड कर, हाँ 6,000 है।
2,40,000 प्लस 84,000 प्लस कितना 68,000 प्लस 13,200 प्लस 16,500 प्लस 14,400 प्लस 48,000 प्लस 10,000 4,94,100 चलो ठीक है यस टोटल ग्रॉस प्रॉफिट है 494,100 ठीक है सर ये पार्टनर कैपिटल किस में जाता है? हाँ टोटल है 494,100 हाँ और कुछ इनकम नहीं था इसलिए माइनस नहीं किए इनकम इंक्लूड होता तो क्या करते लेस कर देते ठीक है ना हो गया ना अब स्टार्ट कर दो अच्छा इसमें कुछ इनकम भी बोलता कि इसमें डिस्काउंट रिसिप्ट इंक्लूड है इंटरेस्ट इनकम इंक्लूड है तो क्या करते लेस कर देते तो फिर हो जाता ग्रॉस प्रॉफिट यस अब शुरू कर दो टोटल ग्रॉस प्रॉफिट बोलो कितना 494,100 यहां लिख दो आप टोटल में 494,100 494,100 अब रेशियो क्या था 2:7 है ना तो डिवाइड कर दो डिवाइड बाय 9 2 तो प्री पीरियड में आ रहा है कितना 109,800 384,300 अच्छा कैसे मिनिमाइज हो गया ये कैसे हो गया ना रे मिनिमाइज कुछ नहीं किया कनेक्शन गया होगा कनेक्शन तो है कनेक्शन है इधर इतना मिनिमाइज कैसे हो गया ओके ओके क्वेश्चन देखो तो ग्रॉस प्रॉफिट इज सेल्स रेशियोइज करोगे ग्रॉस प्रॉफिट सेल्स रेशियोइज करोगे तो 2:7 रेशियोइज डिस्ट्रीब्यूट कर दिए अदर इनकम है क्या इसमें बोलो इसमें अदर इनकम है नहीं है तो यही तो हो जाएगा टोटल इनकम तो अंडरलाइन कर दो मतलब टोटल इनकम और लिखने का क्या जरूरत है यही तो टोटल इनकम सेकंड लिखो एक्सपेंसेस अदर इनकम भी होता तो ऐड करके टोटल इनकम दिखाते अब एक्सपेंसेस एक एक करते जाओ एक्सपेंसेस जैसे जो रूल्स है अरे बार बार क्यों गिर रहे हैं घर में कोई आ रहा है स्पेशल कोई आ रहा है तुम्हारा सैलरी बोलो कितना दिए 84,000 सैलरी 84,000 इसमें क्या फॉलो करोगे टाइम रेशियो लिखो तो टाइम रेशियो क्या फाइंड किए थे 1:2 तो 84,000 को 1:2 वाइज डिस्ट्रीब्यूट कर दो 84,000 डिवाइड बाय 3 28,000 and 56,000 सेकेंड इज रेंट यहां रेंट भी तो टाइम रेशियो होता है लेकिन रेंट में एक एडजस्टमेंट है देखो एक बार एडजस्टमेंट बी रेंट फ्रॉम पोस्ट इनकॉर्पोरेशन इंक्रीज बाय 1,000 और मंथली रेंट इंक्रीज हो गया 1,000 से तो मतलब रेंट का कैलकुलेशन आएगा है ना तो रेंट के लिए फिर एक और रेंट अमाउंट 84 रेंट कितना दिए थे 68,000 रेंट की अमाउंट तो लिख लेते 68 अरे गलत है इसीलिए तो बोले नोट हमको करने दो कितना 68,000 और यहां लिख लेते हैं नोट नंबर 4 यहां लिख लेते हैं नोट नंबर 4 नोट 3 हो गया था नोट 4 टोटल रेंट पेड
टोटल रेंट कितना पे किया बोलो? 68,000। अब 1,000 रुपया से रेंट बढ़ गया। कब से रेंट बढ़ गया था? पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड में मंथली रेंट बढ़ गया कितना से? 1,000 रुपया से। तो पोस्ट पीरियड कितना मंथ्स था? 8 मंथ्स। 8 मंथ्स में 8,000 एक्स्ट्रा रेंट पे किए, तो वो 8,000 एडिशनल रेंट माइनस कर दे, तो बाकी रेंट पूरा ईयर का प्री पीरियड के हिसाब से। समझ में नहीं आया? मान लो हम पहले 3,000 रुपया करके मंथली रेंट देते थे, इस तरह 8 महीना रेंट पे किए, इसके बाद मेरा इंक्रीमेंट होता है। रेंट लैंडलॉर्ड बोल देते कि आज से एग्रीमेंट हो रहे हैं, आज से हर साल आपका रेंट 500 रुपया करके बढ़ेगा, हर साल 500 रुपया, या फिर परसेंटेज भी बोल देता है। तो बोलो नेक्स्ट 8 मंथ्स आफ्टर मेरा इंक्रीमेंट डेट आ गया, तो उसके बाद कितना दे रहे? 3,500 करके बाकी 4 महीना दिए, तो टोटल कितना पे करेंगे बोलो? 3,000 इंटू 8 24,000, और 3,500 इंटू 4 तो टोटल कितना पे किए बोलो? 38,000। अब ये जो 38,000, इसमें से हम प्री पोस्ट अलग से छोड़ो, ये जो बोलो, तो ये जो हम इसको ऐसे कर सकते हैं, ये 500 एक्स्ट्रा कब कितना दिन के लिए पे किए? 4 महीना। तो 4 महीने के लिए एडिशनल रेंट कितना पे किए 4 मंथ्स के लिए बोलो तो? 2,000। तो इसमें 2 माइनस कर दे, तो बाकी 36 जो एक्चुअल रेंट शुरू से पे करते हो पूरा 12 मंथ्स का पे किए, तो डिवाइड बाय 12 करेंगे तो 3,000 मंथली आ जाएगा ना? तो यहां भी ऐसे ही। तो टोटल कितना पे किए? 68,000। और 1,000 रुपया करके पोस्ट पीरियड में मंथली रेंट बढ़ गया था, तो 8 महीना में 8,000 बढ़ गया था, तो एडिशनल रेंट कितना पोस्ट पीरियड में पे किए? 8,000। तो पूरा ईयर का एक्चुअल रेंट कितना था बोलो तो? प्री के हिसाब से 60,000 था, तो लेस एडिशनल रेंट पोस्ट पीरियड 1,000 मंथली इंटू 8,000, तो रेंट फॉर 12 मंथ्स कितना पे किए थे? 60,000। Therefore, monthly rent is 60,000 divided by 12 is 5,000 per month up to कब तक था? अप टू जुलाई एंड है ना? $5,000 करके जुलाई एंड तक कितना था? 5,000 पर मंथ था, तो पूरा ईयर का ही तो पर मंथ है। फ्री का रेट आ गया। अच्छा, 5,000 करके मंथली रेंट 4 महीना का कितना होता है? प्री पीरियड 4 महीना था ना, 20,000, और फिर पोस्ट पीरियड में 6,000 रुपया मंथली हो गया, 1,000 बढ़ गया था ना, तो 6,000 करके 8 महीना कितना होता है? अरे 6,000 करके 8 महीना 48, और प्री में कितना था? 20, तो टोटल कितना? 68 आ गया ना? 68। तो प्री पीरियड का रेंट पर मंथ क्या था वो पता चल गया है इसे, और पोस्ट पीरियड में। एंड रेंट फॉर प्री पीरियड कितना था बोलो? 5,000 पर मंथ, एंड रेंट फॉर monthly rent for post period is 5,000 plus 1,000 equal to कितना? 6,000 पर मंथ। तो दोनों पीरियड का मंथली रेंट पता कर लिए। समझ में आया ना? अगर मंथली रेंट पता चल गया दोनों पीरियड का, पीरियड से इनटू करोगे आ जाएगा। Therefore, total rent of pre-period is 5,000 into 4, 20,000, and total rent of post period 6,000 into 8, 48,000। यही तो था ना 68,000, ये एलोकेशन हो गया आपका। तो ऑलवेज रेंट है, फिक्स्ड है, तो टाइम रेशियो करोगे, ऐसा बात नहीं है, टाइम रेशियो हो रहे हैं, लेकिन इसमें कुछ एडजस्टमेंट है, तो अकॉर्डिंग टू एडजस्टमेंट आपको क्वेश्चन समझना है, उसके हिसाब से करना है। क्लियर है बोलो? ओके, लिख दो आप रेंट।
तो कितना आ गया 20,000 एंड 48,000। तो इसमें लिख देते 20,000 and 48,000. See, next one. सेलिंग कमीशन कितना था 6,000। सेलिंग कमीशन टोटल है 6,000। अब बोलो इसमें रेशियो क्या आएगा? सेल्स रेशियो। और सेल्स रेशियो क्या फाइंड किए थे? 2:7। तो डिवाइड करो 6,000 डिवाइड बाय 9 into 2 पूरे 1333 1333 और 7 4,667। सेल्स कमीशन के बाद ये था आपका इंश्योरेंस कितना था 7,200 है ना। इसमें क्या आएगा बोलो तो? टाइम रेशियो। हम एसेट्स का इंश्योरेंस करते हैं तो पूरा ईयर का इंश्योरेंस करते हैं ना, प्रीमियम पे करते हैं टाइम के हिसाब से, 6 महीने का पॉलिसी 1 साल का से तो करते हैं ना। तो जब पे टाइम रेशियो आइज करोगे, टाइम रेशियो क्या था 1:2 कितना रहे 2,400 4,800। यस। आफ्टर इंश्योरेंस डिस्काउंट अलाउड। बोलो क्या आएगा? सेल्स रेशियो। इसको अलाउ किए, कस्टमर्स को अलाउ किए और कस्टमर को अलाउ किए तो सेल्स रेशियो। और तो क्या हो रहा है 2:7। और डिस्काउंट अलाउड कितना दिए थे? बोलो डिस्काउंट अलाउड कितना दिए थे? 4,500। यस 4,500। कितना आ रहा है बोलो? 1,000 and 3,500। नेक्स्ट वन डिस्काउंट अलाउड के बाद, ओहो इसमें तो था, हम बार बार क्यों ऊपर नीचे कर रहे हैं? रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस ना। repairs and maintenance। repairs maintenance है 12,000। अच्छा repairs पहले बोलो ये वेरिएबल नेचर या फिक्स नेचर? वेरिएबल नेचर। वेरिएबल तो क्या बोलते हैं? सेल्स रेशियो। फिक्स्ड होता है तो टाइम रेशियो। वेरिएबल तो क्या करोगे? सेल्स रेशियो। ठीक है। रिपेयर टाइम बेसिस पे नहीं होता है। रिपेयर टाइम बेसिस पे नहीं होता है। जितना जहां प्रोडक्शन ज्यादा करेंगे ना उसमें देखो रिपेयर्स भी ज्यादा, मेंटेनेंस खर्चा लग जाएगा। हम ऐसे फ्री एक मशीन को चलाए नहीं 1 साल बंद करके रख दिए तो रिपेयर पे करेंगे नहीं, फिर नेक्स्ट टाइम जब चलाना शुरू करेंगे ना उस टाइम 1 टाइम रिपेयर कर लेंगे ठीक से। पड़ा हुआ है क्यों रिपेयर करने जाओगे? चलाओगे जितना ज्यादा उतना ही रिपेयर करोगे। और रिपेयर फिर 2 तरह का होता है, एक तो आप एग्रीमेंट बेसिस होता है तो फिक्स्ड हो जाता है। जैसे हम मान लो एसी मशीन खरीदे और कंपनी के साथ एग्रीमेंट कर लिए, आगे 5 साल का एक्सटेंशन वारंटी लिए कि मेरा सर्विसिंग वो फ्री कर देगा। 5 साल का पैसा ले लिया ना, अब साल में वो 2 बार करे 10 बार करे वो तो फिक्स हो जाएगा ना। एग्रीमेंट हो रहे तो फिर वो फिक्स हो जाएगा, टाइम रेशियोइज करोगे। लेकिन एग्रीमेंट नहीं है, जितना चलाओगे उतना ही रिपेयर करोगे, उतना ही खर्चा बढ़ेगा। समझ में आ रहा ना? तो क्या क्या करोगे? सेल्स रेशियोइज करो, वेरिएबल है तो ऑलवेज फिक्स तो क्या, इसीलिए लिख के दिए थे फर्स्ट डे। फिक्स तो क्या करोगे? टाइम रेशियो। वेरिएबल तो सेल्स रेशियो। तो इसमें बोलो क्या आएगा? 2 ऊपर जो रेशियो सेम आएगा ना, तो डिवाइड कर दो 12,000 को डिवाइड करते थे 9 into 2, ये हो गया आपका 2,667 और जो है आपका 9,333।
नेक्स्ट रिपेयर्स के बाद है इंटरेस्ट टू वेंडर, एक और नोट, इंटरेस्ट टू वेंडर, नोट नंबर 5, इंटरेस्ट टू वेंडर नोट नंबर 5। ऐसे इंटरेस्ट वेंडर को पे किए थे 6,000, लेकिन उसमें एक टर्म था अप टू 110.25, मतलब पे किए, इंटरेस्ट का पे किए 110.25, तो कैलकुलेशन नोट। इसमें भी टाइम रेशियो आएगा, इंटरेस्ट तो टाइम रेशियो, लेकिन पेमेंट डेट तक तो अप्लाई करोगे, तो नोट नंबर 4। इंटरेस्ट टू वेंडर, टोटल इंटरेस्ट पेड ₹6,000 फ्रॉम, एक्चुअल बोल तो एक्विजिशन डेट से लेके पेमेंट डेट तक इंटरेस्ट देंगे। आज किसी कंपनी, आज मैंने किसी बिजनेस को खरीदे और जिस दिन कंसिडरेशन पे करेंगे उस दिन तक तो डिले के कारण इंटरेस्ट देंगे ना, तो कब से कब तक पे करेंगे बोलो, फ्रॉम 1/4/25 टू पेमेंट डेट, कंसिडरेशन पेमेंट डेट बोल दिए, पेमेंट डेट है 110/25 इक्वल टू, बोलो तो कितना मंथ्स हो रहे, 1/4/25 एक बिजनेस को खरीदे, 110/25 उनको कंसिडरेशन पे किए, 6 मंथ्स हो रहे हैं, टोटल कितना हो गया 6 मंथ। पेमेंट की क्या मतलब? अरे परचेज कंसिडरेशन, बिजनेस एक्वायर्ड किए तो कंसिडरेशन पे करेंगे ना, जो कंसिडरेशन पे किए डिले के कारण इंटरेस्ट पे होता है, बताए थे। जो इंटरेस्ट पे किए कब तक पे करोगे, जिस दिन पे कर रहे, एक्विजिशन डेट से लेके जिस दिन पे कर रहे उस दिन तक इंटरेस्ट पे करेंगे। तो इसमें बोलो 6 मंथ्स का इंटरेस्ट पे किए, लेकिन इसमें से प्री पीरियड कितना था, 4 मंथ्स। प्री पीरियड तो आपको जुलाई तक था ना, जुलाई एंड, तो 4 मंथ्स प्री हो गया। और पोस्ट में कितना मंथ्स हो रहे हैं, ओनली 2 मंथ्स, मतलब आपका अगस्त और सितंबर, 110 को पे किया ना, सितंबर एंड तक इंटरेस्ट दिए, तो 2 मंथ्स पोस्ट हो गया। और प्री कितना मंथ्स हो रहे हैं, 4 मंथ्स, तो टाइम रेशियो इसमें अप टू पेमेंट डेट कितना, 4:2। ठीक है, तो लिख लो, डिटेल्स लिख लो, इसमें लिखो प्री पीरियड इंटरेस्ट अप टू 1/8/25 equal to 4 months, and post period interest 1/8/25 to 1/10/25। कौन सा डेट में पे किए थे बोलो, 110 है ना, मतलब कितना हो रहा है, 2 मंथ्स, 8 और 9, 10, 110 है, 10 को तो नहीं लोगे ना, therefore इंटरेस्ट ऑफ प्री पीरियड टोटल बोलो 6,000 पे किए थे, कितना मंथ्स के लिए, 6 मंथ्स के लिए, तो 4 मंथ्स के लिए कितना हो जाएगा, 4,000। इंटरेस्ट फॉर पोस्ट पीरियड 6,000 डिवाइड बाय 6 इंटू 2,000। तो इसमें इंटरेस्ट जो पे करोगे वेंडर को, उसमें इंटरेस्ट प्री पीरियड का कितना इंटरेस्ट हो गया, 4,000, पोस्ट पीरियड का कितना इंटरेस्ट हो गया, 2,000 हो गया। लिख दो आप, इंटरेस्ट टू वेंडर 4,000 एंड 2,000। इंटरेस्ट टू वेंडर, इंटरेस्ट टू वेंडर 4,000 एंड 2,000। नेक्स्ट एक्सपेंसेस, और क्या दिए बोलो, इंटरेस्ट टू वेंडर के बाद और क्या है, ऑडिट फीस, यस ऑडिट फीस, ऑडिट फीस टोटल है 8,400। तो स्पेशल ऑडिट मेंशन करेंगे तो पोस्ट में करोगे, अदरवाइज क्या करोगे, टाइम रेशियो। तो लिखो इसमें टाइम रेशियो क्या था, 1:2, तो 8,400
2,800 और 5,600. नेक्स्ट एमडी रेमुनरेशन. अब ये तो पता है सबको. एमडी रेमुनरेशन कहाँ आएगा? पोस्ट पीरियड. इट वाज 36,000. तो टोटली पोस्ट में लिख दो 36,000. फिर है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर. इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर ओनली कंपनी इशू कर सकते हैं. तो ऑब्वियसली ए बी डू पोस्ट पीरियड 12,000. 12,000. लास्ट वन इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल. हाँ, एक्चुअली पार्टनर्स तो बिफोर इनकॉर्पोरेशन थे, बाद में तो कंपनी बन गया ना. तो ये आएगा प्री, ओनली प्री पीरियड. और ये है आपका 10,000 और प्री पीरियड में लिख दो 10,000. हो गया सारा एक्सपेंसेस. ऐड करो टोटल एक्सपेंसेस. ठीक है. फिर प्री पोस्ट जोड़ोगे, माइनस करोगे, प्रॉफिट प्री पोस्ट का आ जाएगा. यहां से एक बार दिमाग लगाओ ना. अच्छा बोलो तो टोटल एक ग्रॉस प्रॉफिट कितना फाइंड किए थे? 494,100 है ना. और एनपी कितना दिया था? 240. माइनस कर दो ना, टोटल एक्सपेंसेस था. टोटल एक्सपेंसेस कितना आएगा आपका? आपको एनपी पता है 240, ग्रॉस प्रॉफिट कितना? 490, 494,100 और उससे माइनस कर देते 240. तो आपका आया 254,100. मतलब एक्सपेंसेस आपको मिल गया, टोटल एक्सपेंसेस 254,100. ठीक है. अब हाँ, प्री पोस्ट तो कैलकुलेशन करना होगा, इसके लिए कोई वो तो करना ही होगा आपको. ठीक है. अच्छा बोलो प्री पीरियड का एक्सपेंसेस कितना है? 49,333 49,333 प्लस 3,400 प्लस 666,667 प्लस 12,800. टोटल है 72,200. वन 1,809,900. 1,819,900 है ना. हाँ 181. हम 181 ही आ रहा था. ठीक. 1,819,900. और प्री कितना था? 72,200. ओके यस, माइनस कर दो नेट प्रॉफिट. हो गया थर्ड. नेट प्रॉफिट या लॉस इज इक्वल टू 1 माइनस 2. तो प्रॉफिट तो दे दिए थे 240. नेट प्रॉफिट तो टोटल दे दिए थे ना 240. उतना तो टोटल में लिख लो 240 आपका टोटल. अब प्री का देखो, पोस्ट देखो 109,800. इससे माइनस करोगे 72,200. तो इट्स 37,600. पोस्ट पीरियड का 384,300 माइनस 181,900. तो पोस्ट प्रॉफिट 202,400. और इन दोनों को जोड़ोगे इतना ही आएगा टोटल प्रॉफिट. नेट प्रॉफिट तो आपको टोटल पता था ना. तो प्री और पोस्ट का प्रॉफिट एलोकेट हो गया. तो प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट कितना है? 37,600. और पोस्ट प्रॉफिट कितना है? 2,02,400. ओके.
तो ये था क्वेश्चन। मैक्सिमम क्वेश्चन इस पैटर्न का आपको दिया जाएगा, और इसको लेंथी करना चाहे तो पहले बोल देंगे बिजनेस का ये बैलेंस शीट था, उसको एक्वायर्ड किए, फिर ईयर एंड में इतना प्रॉफिट लॉस फाइंड किए, तो आपको दो बार पूछेगा। एक बार तो एक्विजिशन का एंट्री बताओ, फिर प्री पोस्ट करके फिर प्री पीरियड प्रॉफिट पोस्ट पीरियड प्रॉफिट को एडजस्ट करो। ठीक है, ओके। तो थोड़ा लेंथी करना चाहे तो कर सकते हैं, फिर बैलेंस शीट भी पूछ सकते हैं कि आफ्टर इनकॉर्पोरेशन बैलेंस शीट बनाओ। ठीक है, तो आगे हम लोग एक एक करके सीखेंगे। बट इस चैप्टर से जो मार्क्स एलोकेशन है तो आपका 10 मार्क्स है, इसके साथ एक और चैप्टर है, इसीलिए इससे 10 मार्क्स है। 10 मार्क्स देंगे तो ऐसा ही क्वेश्चन दे सकता है। ओके, आज इतना ही, नेक्स्ट क्लास कंटिन्यू होगा।